हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है वो है कार्बनिक खेती। सभी सुरेश, मुकेश, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। डीके लोधी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना जो क्लास है वो है कार्बनिक खेती। पहली बात तो कार्बनिक खेती किसे कहेंगे, तो बेटा बता दूं, ऐसी कृषि जिसमें रसायनों के प्रयोग को का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी कृषि जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। रसायनों का प्रयोग नहीं करते तो इसमें कार्बनिक या जीवांश खाद, जैव उर्वरक व कोई भी जैव रसायन है, कोई भी जैव रसायन का उपयोग किया जाता है। गुरु जी यहां तक तो ठीक है कि कार्बनिक का मतलब है कार्बनिक खेती करना, मतलब कार्बन का उपयोग करेंगे, रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, कार्बनिक खेती कहेंगे। यहां तक तो ठीक है, हमारे समझ में आ गया। लेकिन देखिए बेटा, कार्बनिक खेती की बात आती है, कार्बनिक खेती की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि कार्बनिक खेती का मतलब है मृदा को रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाना व लंबे समय तक उत्पादन को स्थिर बनाए रखना। क्योंकि लंबे समय तक उत्पादन को स्थिर का मतलब बड़ा लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त, जैसे रसायनों का प्रयोग करेंगे उस साल उत्पादन अच्छा मिलेगा, उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उत्पादन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन हम रसायनों का उपयोग नहीं करके जैविक कार्य उर्वरकों का या जैव रसायनों का उपयोग करते हैं तो उत्पादन लंबे समय तक बना रहता है और उर्वरता अच्छी बनी रहती है। हाँ, मृदा की उर्वरता बनी रहे, मेन चीज थी मृदा की उर्वरता क्या हो, बनी रहे। उसे क्या कहेंगे बेटा, कार्बनिक खेती कहेंगे, जैविक खेती कहेंगे। गुरुजी यहाँ तक तो ठीक है कि जैविक खेती कर देंगे हम। किसे कहेंगे, ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, कार्बनिक खादों, जीवांश खादों आदि का प्रयोग किया जाता है और जैव उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते, रसायनों का प्रयोग नहीं करते, उसे क्या कहेंगे, जैविक खेती कहेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा जैविक खेती को अन्य किस नामों से जाना जाता है। देखो इसे हम जैविक खेती कह सकते हैं, जैविक खेती कह सकते हैं, इसे कार्बनिक कह सकते हैं, कार्बनिक खेती भी कहते हैं। इसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। इसे कहा जाता है बेटा ऋषि कृषि, इसे ऋषि कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है बेटा परमाकल्चर। क्या कहा जाता है, परमाकल्चर। इसे ही कहा जाता है बेटा पारिस्थितिक कृषि, पारिस्थितिकी कृषि। इसी जैविक खेती को नाम दिया गया है टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती। इसे कहा गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। इसी खेती को कहा गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या इसे कहा जाता है बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी, बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसी जैविक खेती को कह सकते हैं हम प्राकृतिक खेती। गुरुजी तो बहुत सारे नाम हो गए। हाँ बेटा, जैविक खेती को कार्बनिक खेती कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हैं, ऋषि कृषि कह सकते हैं, परमाकल्चर कह सकते हैं,
पारिस्थितिक कृषि कह सकते हैं, टिकाऊ खेती कह सकते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, और प्राकृतिक खेती भी इसको कहा जा सकता है। तो ये सभी नाम किसके हैं? जैविक खेती के। जैविक खेती का मतलब बेटा रसायनों का प्रयोग नहीं, मतलब इसे रसायन काम में नहीं लेंगे। रसायन काम में नहीं लेंगे तो ऐसे उत्पाद या हम कह सकते हैं जैव उत्पाद, जैव उत्पादों का प्रयोग करेंगे। चाहे वो कोई भी चीज हो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? जैविक उत्पाद। जैविक उत्पाद का मतलब जो फसलों से तैयार हो या जीवों से तैयार किए गए हो या किसी को भी। देखिए बेटा, सामान्य हम कृषि में, सामान्य कृषि में किसके लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं? रसायनों का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं? पहले बेटा बात करें, बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, बीज उपचार के लिए करते हैं। तो बेटा बीज उपचार के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं। रसायन की जगह क्या लेंगे? जैसे राइजोबियम ले सकते हैं हम, आगे हम पढ़ेंगे, राइजोबियम ले सकते हैं, पीएस भी ले सकते हैं, पीएसएफ ले सकते हैं, और बहुत सारे जिनका उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार के अलावा बेटा खरपतवार नियंत्रण में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए भी कौन सा काम ले सकते हैं हम? जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको खरपतवार बताया था, खरपतवार में हमने जैविक नियंत्रण अलग से पढ़ा, जैसे मित्र कीट थे, बायोपोलारिस, जैव उर्वरक, सॉरी जैव खरपतवारनाशी थे, जैसे बायोपोलारिस थे, बायोमोल थे, बायोकोस थे, कोलेगो था, डिवाइन था, ये सब क्या थे? बड़ा जैव उर्वरक थे। इसके लिए इसके बाद किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं हम? कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो कीटों का भी कौन सा नियंत्रण करेंगे हम? जैविक नियंत्रण करेंगे। रोगों के लिए भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कौन सा करेंगे? जैविक कर सकते हैं, यांत्रिक कर सकते हैं। कुल मिला के बात हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना। हम रसायनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बीज उपचार के लिए करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए, कीटनाशी और रोगों के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं। अब अगर जैविक खेती करनी है तो हमें इनका प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए बेटा, सामान्य हम बात करें, अभी जो खेती हो रही है आधुनिक खेती कह सकते हैं इसे। आधुनिक खेती मतलब अधिक उत्पादन। आधुनिक खेती का मतलब है अधिक उत्पादन फोकस किया जा रहा है। इस आधुनिक खेती से हम अगर जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहें, किसकी तरफ? जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहें, या हमने अभी तक हम जो आज तक हम कर रहे थे आधुनिक खेती कर रहे थे, अब आने वाले समय में या हम आज ये सोचें कि हमें कार्बनिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, पर्माकल्चर करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा ध्यान रखना, इसके लिए कम से कम कितना वर्ष का समय चाहिए अपने को? 3 वर्ष। रसायनों जो का प्रभाव है, हम कह सकते हैं रसायनों का प्रभाव मृदा में 2 से 3 वर्ष तक रहता है। रसायनों का प्रभाव मृदा में कितने वर्ष तक है? 2 से 3 वर्षों तक रहता है। अब ये 2 से 3 वर्ष तो इसको समय खराब होने लगता है। रसायनों का जो दुष्प्रभाव होगा वो खत्म कितने होगा? 2 से 3 वर्षों में। उसके बाद हम अगर करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? जैविक खेती। लगातार 3 वर्षों तक अगर हम जैविक चीजों का उपयोग करेंगे तो 3 साल बाद हमें क्या मिल जाएगा? जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण मिल जाएगा। और ये प्रमाणीकरण कब से स्टार्ट हुआ था? 2001 से। आगे हम पढ़ेंगे 2001 से 4 संस्थानों को देखा। अभी वर्तमान में जो भारत में 26 संस्थान ऐसे हैं जो जैविक खेती को या जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण देते हैं। इनकी बात हम आगे करने वाले हैं। देखो, इसके बाद बात करें हम आधुनिक खेती से, जैविक खेती में 3 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। फिर पहले बात कर लेते हैं आधुनिक सॉरी हम बात करें आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत। हम बात करते हैं आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत, तो बड़ा बताएं आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत जो दिया था बेटा, वो दिया था अल्बर्ट होवार्ड ने। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट होवार्ड ने 1930 में। आधुनिक खेती का सिद्धांत दिया था 1930 में दिया था अल्बर्ट होवार्ड ने। कहां दिया था? इंग्लैंड में। अल्बर्ट होवार्ड 1930।
आधुनिक जैविक खेती का जो सिद्धांत दिए थे, जैसे सिद्धांत कौन कौन से आगे हम पढ़ेंगे, सेवा का सिद्धांत, हाँ आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत है, सेवा का सिद्धांत, राष्ट्रीय भावना का सिद्धांत, कई सिद्धांत, 4 प्रकार सिद्धांत दिए थे उन्होंने, तो उनकी बात हम आगे करेंगे। देखो जैसे था स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिक का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, कई सिद्धांत है। उसके बाद हम बात करते हैं जो जैविक खेती है, मूलतः जैविक खेती कौन सी पद्धति की बेटा, भारतीय पद्धति की, कौन सी पद्धति की है, भारतीय पद्धति की। जैविक खेती की जो परंपरा है पहले भारत में थी और भारत से दूसरे देशों में गई है, लेकिन भारत में क्या हुआ, 1947 के बाद देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद एकदम से खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई, तो खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हमें किस पे जाना पड़ा, मजबूरन रसायनों का प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद 1966-67 में हरित क्रांति आई, उसके बाद खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। अब 2001 के बाद भारत को ये लगाने लगा है कि हमें जैविक खेती की तरफ वापस बढ़ना चाहिए, प्रकृति की तरफ हमें वापस लौटना चाहिए। उसके लिए कई किताबें हैं, आगे हम बात करेंगे बेटा। तो मूलतः जैविक खेती है वो कहाँ की पद्धति है, भारत की पद्धति है। अब बेटा उसके बाद बात करें जैविक खेती की शुरुआत। जैविक खेती की शुरुआत 1930 में मानी जाती है, और कहाँ की जाती है बेटा, यूरोप में। जो जैविक खेती है अगर बात करते हैं तो ये भारतीय पद्धति की खेती है, क्योंकि पहले भारत में सिर्फ जैविक खेती, रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ था। जो पहली बार रसायन आए थे बहुत बाद में आए थे, तो जैविक खेती पहले होती थी। रसायनों का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि हमें उत्पादन को बढ़ाना था, क्योंकि समस्या चल रही थी। हम आगे और देख लेंगे समस्याओं की बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, जैविक खेती की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में कहाँ हुई, यूरोप में हुई थी। फिर हम वैसे ही बात कर लेते हैं, अगर यही बात करें बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा, एक नाम है बेटा बायोडायनेमिक, जिस पहले हमने देखा था बायोडायनेमिक खेती। तो इस बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा, इस बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा दी थी डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। रुडोल्फ स्टेनर, इस बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा दी थी डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। गुरुजी कब दी थी, तो बेटा ये दी थी 1924 में। कब दी थी, गुरुजी कहां दी थी, तो बेटा ऑस्ट्रिया में। कहां दी थी, ऑस्ट्रिया। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब ऐसी खेती जहां रसायनों का प्रयोग नहीं करता। रसायनों का प्रयोग नहीं करता कोई बात नहीं है। ये जैविक खेती की शुरुआत हुई थी वो 1930 में कहां हुई थी बेटा, यूरोप में मानी जाती है। यूरोप में शुरुआत होने से पहले 1924 में आज टाइम एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, उन्होंने इस जैविक खेती के लिए नाम दिया था बायोडायनेमिक खेती, या हम कह सकते हैं बायोडायनामिक खेती। इस जैविक खेती को कहा जाता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे मैंने परमाकल्चर बताया, ऋषि कल्चर बताया, पारिस्थितिक खेती बताया, प्राकृतिक कृषि बताया। ऐसे ही जो बायोडायनेमिक खेती नाम दिया था वो दिया था डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। कब दिया था, 1924 में दिया था। चलो बेटा आगे हम बात करते हैं, बायोडायनेमिक खेती की बात कर ली, हम इसके बाद बात करते हैं ऋषि पाराशर की। किसकी बात करते हैं, ऋषि पाराशर। ऋषि पाराशर बहुत समय पहले, बहुत पुरानी बात है, ऋषि पाराशर ने यह कहा था जंतुनाम जीवनाम कृषि। ऋषि पाराशर ने कहा था जंतुनाम जीवनाम कृषि, या हम कह सकते हैं कृषि का आधार। इसी का जो फुल फॉर्म बता दो थोड़ा। ऋषि पाराशर ने कहा था कृषि का आधार मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव है। ऋषि पाराशर ने कहा था जो कृषि का आधार है वो है मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव है, यही कृषि का आधार है। ये बात किसने कही थी, ये कहा था ऋषि पाराशर ने, जंतुनाम जीवनाम कृषि, उन्होंने ये बात कही थी। कृषि का जो मुख्य आधार है वो है मृदा में या भूमि में रहने वाले मुख्य जीव है, क्योंकि जो जीव होते हैं वो क्या होता है, जैविक कृषि में सहायक होते हैं। जैसे हमने केचुए की बात की थी, जो केचुआ है,
केचुए को अरस्तु ने कहा था मर्दा की आंख, हम आगे खाद्य उर्वरक पढ़ेंगे तब जैविक खाद्यों में इसका भी जिक्र होगा। ठीक है, चलो यहाँ बात कर ली हमने ऋषि पाराशर ने ये बात कही थी। फिर बात करते हैं हम इस जैविक खेती से संबंधित पुस्तकों की बात करते हैं। आधुनिक काल में जैविक खेती से रिलेटेड 2 ही पुस्तक है बेटा। जैविक खेती से रिलेटेड कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस है। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है बेटा लुक टू द लैंड। पहली पुस्तक का नाम है लुक टू दी लैंड। भूमि की तरफ देखो, एक बार ऐसी नजर करो जो भूमि की तरफ हमें दिखाई दे। आकाश में देखने से नहीं है, हम रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरफ देख रहे हैं। एक बार ऐसा है जो मर्दा की तरफ यहाँ पे देखें। ये किताब लिखी थी बेटा लुक टू दी लैंड, ये लिखी थी बेटा लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। ये किताब लिखी थी 1940 में लॉर्ड नॉर्थबोर्न। किसने लिखी थी? लॉर्ड नॉर्थबोर्न। कब लिखी थी? 1940 में। गुरुजी यहाँ तो ठीक 1940 में इसने किताब लिख दी। तो बड़ा इसमें ध्यान रखना, पूछ सकता है इस किताब में सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने 1940 इस किताब में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था। इस पुस्तक में सर्वप्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग हुआ। 1940 में पुस्तक लिखी, किसने लिखी? डॉक्टर लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने लिखी। इस किताब में सबसे पहले ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है उसके लिए उन्होंने प्रयोग दिया कौन सा? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का नाम दे दिया। गुरुजी ठीक है, ये किताब लिखती। गुरुजी दूसरी किताब बेटा साइलेंट स्प्रिंग। दूसरी किताब है साइलेंट स्प्रिंग। गुरुजी साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी थी? तो बेटा ये किताब पब्लिश हुई थी 1962 में। किसने लिखी थी बेटा? रिचेल कार्सन। किसने लिखी थी? रिचेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी थी 1962 में रिचेल कार्सन ने। कुछ किताबों में 1963 में दिया होगा, क्योंकि ये जो फेमस हुई थी ना वो 1963 में, काफी लोगों का चर्चा में नहीं थी। 1962 प्रकाशित होने के बाद कुछ समय बाद ये फेमस हुई तो 1963 में इसको माना जाता है। इस किताब में साइलेंट स्प्रिंग में इस किताब में सर्वप्रथम रसायनों के दुष्परिणाम व्याख्या की गई। सबसे पहले इस साइलेंस किताब में रसायनों का जो दुष्परिणाम था उसकी व्याख्या की गई। गुरुजी कैसे की गई? सुनो बेटा, जो अपने वैज्ञानिक है रिचर्ड कार्सन, ये काफी दूर रहते थे। ये क्या इनका नौकरी करने वाले आदमी थे, वैज्ञानिक आदमी है। इनका क्या घर आना जाना रहता था, महीने में 1 बार 2 बार। तो इनका घर था दूर पहाड़ियों में घर था, इनका दूर पहाड़ियों में घर था। अब ये डेली इनका आना जाना था, ये आते थे जाते थे। अब शुरुआत दिनों में जब ये आते थे रसायनों का प्रयोग स्टार्ट हुआ था उस समय क्या है कि घाटी से होकर गुजरते थे। उस घाटी में चिड़िया की हमेशा चहचहाने की आवाज आया करती थी। जब काफी समय गुजर गए, रसायनों का प्रयोग होने लगा, इनका दुष्परिणाम, तो वहां जो जब ये घाटी से गुजरते थे तो रसायनों के प्रयोग से जो भी जीव जंतु थे वहां सारे मर गए और उस घाटी में बिल्कुल साइलेंट हो गया, कोई आवाज नहीं आती। उसी के नाम पर इसने किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग। उस घाटी में गुजरने में कोई चिड़िया की आवाज या चहचहाने की आवाज नहीं आती। तो उन्होंने देखा कि जो चिड़ियाएं थी वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने पता लगाया, खोजा, तो उन्होंने ये सोचा, लास्ट में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ जो जितनी भी चिड़ियाएं थी वो रसायनों के दुष्प्रभाव से वो नष्ट हो गई है। तो उन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी? साइलेंट स्प्रिंग। इसमें किसका जिक्र हुआ है? रसायनों के दुष्प्रभावों का, दुष्परिणामों का जिक्र किया गया। तो ये किताब कौन सी थी? साइलेंट स्प्रिंग। और एक किताब है लुक टू दी लैंड, ये किसने लिखी थी? लॉर्ड नॉर्थबोर्न में। इसमें तो लिखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले जिक्र हुआ था, उसमें लिखा था रसायनों के दुष्परिणामों के बारे में व्याख्या की गई। तो ये किताब कौन सी थी? लुक टू दी लैंड और साइलेंट स्प्रिंग। यहां तक ठीक है बेटा? चलो अगले चलते हैं। यहां हम बात करेंगे बेटा, यहां मैं एक बात करना चाहूंगा एक संस्था की। संस्था का नाम है आपके सामने
यहाँ हम संस्थान की बात करेंगे। आपके सामने जो संस्थान लिखा हुआ है वो आएगा बेटा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, NCOF, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। सभी लोगों को पता है ये कहाँ है, तो बेटा ये कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुरुजी इसकी स्थापना, तो बेटा बता दें इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। एनसीओ की स्थापना हुई थी 2004 में। गुरुजी याद रहेगा जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। अब बेटा बात करें राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम, यहां बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो बेटा मान जाती है अप्रैल 2000 में। कब हुई थी, सन 2000। किसने की बेटा, तो इसकी शुरुआत की थी उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। जो इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में, किसने की थी, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने। अब जो उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय है भारत सरकार, उसने क्या किया 2001 में, इसने 2001 में चार संस्थाओं को जैविक प्रमाणीकरण, या हम कह सकते हैं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की मंजूरी दी। गुरुजी इसका मतलब है बेटा कृषि से जो भी जैविक उत्पादन होगा उसको प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारत उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने चार संस्थानों को दी। गुरुजी चार संस्थान कौन से हैं, देखो बेटा चार संस्थानों में पहला आता है अपेडा। अपेडा इसकी लंबी चर्चा करेंगे, ये अपेडा क्या है, कहाँ है, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। यहां सिर्फ नाम लिखेंगे, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। चार संस्थानों में पहला कौन सा है, अपेडा, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। बेटा इसकी स्थापना भी लिखते हैं, अपेडा की स्थापना हुई थी 1985 में। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1985 में। गुरुजी कोई बात नहीं है। दूसरा है बेटा स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड, गुरुजी स्पाइस बोर्ड कहाँ है बेटा, ये है केरल में। कहाँ है, केरल में। इसकी स्थापना बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और इनको जो मान्यता ठप्पा लगाने की, प्रमाणीकरण की जो मान्यता मिलती वो कब मिली थी, 2001 में। प्रमाणीकरण की जो मान्यता मिलती वो मिलती कब, 2001 में। किसने दी थी, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने। तीसरा देखो, तीसरा है बेटा कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड, गुरुजी ये कहाँ है, तो बेटा कॉफी बोर्ड बता दें आपको, कॉफी बोर्ड है बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर। बेंगलोर आपको पता है सबको कहाँ है, कर्नाटका में। तो ये कब दिया था, 1900। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1942 में। कब हुई थी, 1942 में। जो कॉफी बोर्ड बना था वो बना था 1942 में। और चौथा है बेटा वो है टी बोर्ड। टी बोर्ड चौथा है, वो कौन सा है, टी बोर्ड। टी बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड है बेटा कलकत्ता में। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अब देखो मैंने कहा था राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 2000 में। ठीक है, इस कार्यक्रम के बाद जो जिक्र हुआ 2001 में, 2001 में
उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने 2001 में 4 संस्थान नियुक्त किए, जिनको कहा गया कि तुम जैविक खेती को जो उत्पाद मिलते हैं उनको प्रमाणीकरण करो। ये 4 संस्थान कहाँ थे बेटा? पहला नई दिल्ली में अपेडा था, दूसरा स्पाइस बोर्ड केरल में है, तीसरा कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, और चौथा है टी बोर्ड जो 1954 में इनकी स्थापना हुई थी। और इन सबको प्रमाणीकरण की मान्यता कब मिली बेटा? प्रमाणीकरण की मान्यता मिली इनको सबको 2001 में। प्रमाणीकरण की मान्यता कब मिल गई? 2001 में। किसने दी? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई। चलो गुरुजी कोई बात नहीं कि यहां हम ध्यान रखेंगे, इन्होंने इनको मान्यता दे दी। फिर उसके बाद बेटा भारत में योजना आयोग भी सक्रिय था। योजना आयोग सक्रिय था। योजना आयोग ने यह बताया योजना आयोग ने अपने योजना आयोग के अनुसार अगर वर्तमान की बात करें तो इस योजना आयोग का नाम कर दिया बेटा नीति आयोग। क्या कर दिया है? नीति आयोग। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कृषि क्षेत्र का उन्होंने कहा कि 10 से 15% एरिया, 10 से 15% कुल कृषि क्षेत्र, 10 से 15% क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत आना चाहिए, अंतर्गत लाया जाए। किसने कहा? ये कह दिया बेटा योजना आयोग ने। योजना आयोग ने कह दिया कि भारत में जितने भी कृषि और क्षेत्र उसका 10 से 15% किस में लाया जाए? ये जैविक खेती में लाया जाए। गुरुजी कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं बेटा जैविक खेती संबंधी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा। जैविक खेती से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दा। गुरुजी क्या जैविक खेती अंतरराष्ट्रीय मुद्दा? हाँ बेटा। अगर यही बात करते हैं वर्तमान में लगभग 179 देश, बता दें आपको। पहले इसकी बात कर लेते हैं बेटा। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है वो है बेटा प्रकृति की ओर लौटो। जो जैविक खेती का जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है वो कौन सा है? वो क्या है? प्रकृति की ओर लौटो। यहां बात कर जैविक खेती के अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कौन सा है? प्रकृति की ओर लौटो। ये अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। गुरुजी कोई नहीं, यहां तक हम ध्यान रख लेंगे। फिर बेटा बात करते हैं अगले कुछ संस्थानों की ओर बात करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा पहले अपेडा। पहले अपेडा की फुल फॉर्म की बात करते हैं। अपेडा की फुल फॉर्म की बात करते हैं। अपेडा का फुल फॉर्म है कृषि एवं प्रसंस्करण, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो बेटा अभी बताया था मैंने कहां स्थित है? ये नई दिल्ली में। ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित इंस्टीट्यूट है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो कहां है? नई दिल्ली में। इसकी बेटा स्थापना कब हुई थी? स्थापना गुरुजी आपने बताया था 1985 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। बेटा आपको फिर भी पूछ लें अपेडा एक्ट कब आया था? अपेडा एक्ट कब आया था? अपेडा एक्ट कब आया था बेटा? 1986 में। अपेडा एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। अगला जो इंस्टीट्यूट है अपना वो है IFOAM। गुरुजी ये क्या नाम आ गया? ये है बेटा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। गुरुजी ये IFOAM कहाँ है? तो बेटा है बोन जर्मनी में। ये कहाँ है? बोन जर्मनी। जर्मनी कहाँ है? बोन जर्मनी। गुरुजी इसकी स्थापना तो बेटा बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 1972। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में। कौन सा है? IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये है बोन जर्मनी में, स्थापना हुई थी 1972 में। गुरुजी अगला इंस्टीट्यूट कौन सा है बेटे? देखिए अगला इंस्टीट्यूट अपना FAO। गुरुजी ये नाम सुना हुआ लगता है, क्या है बेटा? देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ है? रोम इटली, 1945। ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन ये कहाँ है बेटा? रोम इटली में। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। समझ गए? एक इंस्टीट्यूट का नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ है बेटा? रोम इटली में। स्थापना हुई थी 1945 में। गुरुजी कोई नहीं, ये हम याद रख लेंगे। चलो बेटा ये तो क्या है? अपने संस्थानों की बात थी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, मतलब आपको बता दूं, इस फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात के बाद हम बात करते हैं मृदा वर्ष की। किसकी बात करते हैं? मृदा वर्ष। तो बेटा आपको बता दें मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था? तो मृदा वर्ष घोषित किया गया था बेटा 2015 में। मृदा वर्ष किसे कहा था? 2015 को। एक बेटा इसी के साथ आपको बता दूं मैं, मृदा स्वास्थ्य वर्ष। मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था 2014 में। मृदा स्वास्थ्य वर्ष को घोषित किया गया 2014 में। गुरुजी आपने एक नाम सुना होगा ना, विश्व मृदा दिवस। आपने नाम सुना होगा विश्व मृदा दिवस। गुरुजी सुना तो है, जल्दी से बताएं बेटा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं विश्व मृदा दिवस। इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताने सही बच्चे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दें। सुरेश जी कह रहे हैं 5 दिसंबर। कैलाश 5 दिसंबर। ममता बेटा बता रहे हैं 5 दिसंबर। तो बेटा बता दें विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। ठीक है। अब बेटा हम यहाँ यही बात कर लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जल्दी से बता देना। बता दें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बता दें। बहुत अच्छी योजना है, पूछी भी जाती है। तो बेटा मैं बता दूं आपको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हुई थी 2015 में स्टार्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में प्रारंभ हुई थी। सॉरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में स्टार्ट हुई थी। चलो बेटा ये बात थी हमने किसकी? मृदा की। एक बार देख लेते हैं, जैविक खेती को रिपीट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट अपना कार्बनिक खेती या जैविक खेती किसे कहते हैं? बेटा ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। रसायनों की जगह जैविक रसायनों का, जैव उत्पादों का,
कार्बनिक खादों का, जीवांश खादों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहेंगे हम जैविक खेती। यहाँ रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो हम कहेंगे बड़ा मृदा से जो रसायनों को मृदा को जो रसायनों से दुष्प्रभाव हो रहे थे, उन रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाना और लंबे समय तक मृदा की उर्वरता बनी रहे और ऐसा का ऐसा उत्पादन बना रहे, उसके लिए हमने किस पे फोकस किया? जैविक खेती पर फोकस किया। फिर देखिए बेटा अगला, फिर हमने बात की जैविक खेती को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो जैविक खेती के दूसरे नाम हम कह सकते हैं अन्य नाम। जैविक खेती को अन्य किस नाम से जानता है? जैविक खेती को हम कह सकते हैं कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम इसे कह सकते हैं ऋषि कृषि, पर्माकल्चर, पारिस्थितिक कृषि, टिकाऊ खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब नामों से इसे जाना जा सकता है। फिर बात करते हैं बेटा रसायनों की बात कर रहे थे हम, तो रसायनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रसायनों को बीज उपचार के लिए करते हैं, तो बीज उपचार के लिए अलग रसायन बता दिए मैंने बेटा। खरपतवार नियंत्रण के रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो जैविक नियंत्रण खरपतवारों कर सकते हैं, यांत्रिक कर सकते हैं। फिर बात करें कीटनाशी, कीटनाशों जैविक शत्रु आते हैं, मैंने बताया था। कई बार का रोग, तो रोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं? जैविक नियंत्रण यांत्रिक मदद से, ट्रैप है, कई योजनाएं लगा सकते हैं, कई उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें किसका उपयोग करना है? जैविक उत्पादों। फिर बात करते हैं आधुनिक खेती से। आधुनिक खेती से जैविक खेती में लौटने में समय कितना लगता है? कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि जो रसायनों का दुष्प्रभाव है वो कितने समय तक मृदा में रहता है? 3 वर्षों तक या 2 से 3 वर्षों तक मृदा में रहता है। जैसे हमने कई बार पढ़ा है बेटा, खाद पढ़ी है तब पढ़ा है कि हर बार 3 वर्ष में एक बार जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद भी जैसे खाद उर्वरक है, तो हम कहते हैं जैविक खाद जैसे गोबरी खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, इनका उपयोग भी मृदा में 3 साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि ये भी 3 साल के बाद ये जो जैविक खाद है वो 3 साल तक अपने पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, उसके बाद इनकी क्षमता क्या हो जाती है? कम। तो हर 3 साल से जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसमें? फसल चक्र पढ़ रहे थे हम। फसल चक्र में पढ़ा था 3 साल में एक बार हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जीवांश खादों का प्रयोग करना चाहिए, ये बात हमने पढ़ी थी। देखो फिर इसमें लिखा हुआ है रसायनों का प्रभाव मृदा में 2-3 साल तक रहता है। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत, जो अधिक जैसे पहले बात करते हैं जैविक खेती, तो जैविक खेती मूलतः भारत की पद्धति है। पहले कहाँ की थी? भारत की पद्धति है। इसके बाद हम बात करें जैविक खेती के सिद्धांतों की, तो जैविक खेती का आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट होवार्ड ने। कहाँ दिए थे? इंग्लैंड में दिए थे, 1930 में दिए थे। फिर बात करते हैं बेटा जैविक खेती की शुरुआत। जैविक खेती की शुरुआत 1930 में यूरोप में मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? यूरोप में मानी जाती है। और बायोडायनेमिक खेती यही एक नाम है। इस जैविक खेती को बायोडायनेमिक खेती कह सकते हैं। और इस बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा किसने? रूडोल्फ स्टेनर ने दी थी। कब दी थी बेटा? 1924 में। कहाँ दी थी? ऑस्ट्रिया में दी थी। उसके बाद बात की थी हमने ऋषि पाराशर की। ऋषि पाराशर ने एक शब्द कहा था, पंक्ति कही थी, जंतुनाम जीवनाम कृषि। जंतुनाम जीवनाम कृषि। उन्होंने कहा था कृषि का आधार है जो मृदा में रहने वाले सूक्ष्मजीवी हैं, भूमि में रहने वाले सूक्ष्मजीवी हैं। ठीक है। फिर हमने बात की जैविक खेती संबंधित पुस्तकों की, तो हमने 2 पुस्तकों की बात की थी। पहली पुस्तक थी अपनी लुक टू द लैंड, जो 1940 में लिखी गई। दूसरी पुस्तक थी अपनी साइलेंट स्प्रिंग, तो 1962 में। साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी बेटा रिचर्ड कार्सन ने 1962 में। फिर बात की थी इस पुस्तक में साइलेंट स्प्रिंग सर्वप्रथम रसायनों के दुष्प्रभावों के बारे में लिखा गया था। और जो लुक टू द लैंड पुस्तक है, ये लिखी थी लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। इस किताब में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए सर्वप्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र किया गया था। फिर देखें बेटा, फिर हमने बात की थी जैविक खेती से संबंधित संस्थानों की। जैविक खेती के लिए जो संस्थान है, पहला संस्थान है अपने पास NCOF, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2004 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। फिर बेटा राष्ट्रीय जैविक खेती उत्पाद कार्यक्रम, ये स्टार्ट हुई थी 2000 में। जैविक खेती उत्पाद कार्यक्रम 2000 में स्टार्ट हुआ था। इसी की बात करें, ये उत्पाद कार्यक्रम किसने चलाया था? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टार्ट किया था। इस जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें इन्होंने प्रण लिया कि 2001 में हम 4 ऐसे संस्थानों को मान्यता देंगे जो जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण करके देंगे। 4 संस्थान कौन कौन से? पहला बेटा था पेडा, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में 1985 में हो गई थी। स्पाइस बोर्ड जो केरल में था, 1987 में स्थापना हो गई थी। कॉफी बोर्ड जो बेंगलोर कर्नाटका में, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और टी बोर्ड जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1954 में हो गई थी। इनको 2001 में, सभी संस्थानों को 2001 में मान्यता मिल गई थी। किसके लिए? जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण करने के लिए। ओके, चलो बेटा आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है योजना आयोग के अनुसार,
भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 10 से 15% जैविक खेती के अंतर्गत लाना चाहिए था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये स्टार्ट हुआ था। जो जैविक खेती के लिए कार्यक्रम थे 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किए गए थे। अब जैविक खेती के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है पूरे देशों के लिए, यही बात करते हैं। विश्व में लगभग 179 देश, 179 देश अभी जैविक खेती कर रहे हैं। विश्व के कितने देशों में? 179 देशों में जैविक खेती की जा रही है। तो उनका सबका मिलकर नारा प्रकृति की ओर लौटो। सबने मिलकर कहा है प्रकृति की ओर लौटो, देखो रसायनों से नुकसान हो रहा है, रसायनों को छोड़ो, जैव उर्वरकों को अपनाओ, जैविक खेती की तरफ बढ़ो। फिर बात करते हैं बेटा अपेडा, जो पहले ही बात थी। अपेडा की स्थापना हुई थी बेटा 1985 में नई दिल्ली में हुई थी, और जो अपेडा एक्ट है वो आया था 1986 में। अपेडा का पूरा नाम है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये बेटा अपेडा की फुल फॉर्म। आगे चलते हैं हम, आगे और इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगला इंस्टीट्यूट है अपना IFOAM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में बोन जर्मनी में। कहाँ हुई थी? बोन जर्मनी में। अगला अपना जो फेमस इंस्टीट्यूट है वो है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी रोम इटली में 1945 में। इस रोम इटली 1945 ने या FAO ने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। FAO ने 2014 में मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। अब फिर बात करें मृदा वर्ष 2015 का विश्व मृदा दिवस बेटा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में लाई गई थी। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ या इसी के अगले टॉपिक के साथ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में काफी चीजें बची हुई है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।